हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एसआई एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, इकोनॉमिक्स बुक, ग्रेड 11 से। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज के, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के और ह्यूमन डेवलपमेंट के। साथ ही साथ क्या जो एक लिंक होता है इन्वेस्टमेंट जो ह्यूमन कैपिटल में किया जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच। साथ ही साथ आप ये भी समझ पाएंगे कि गवर्नमेंट को क्यों जरूरत है कि वो एजुकेशन या हेल्थ पर खर्चा करे, और जो इंडिया का एजुकेशनल अटेनमेंट है, यानी जो अभी तक इंडिया ने एजुकेशनल उसमें हासिल किया है, उसमें उसकी क्या स्टेटस है, क्या स्टेट है, उसके बारे में आपको जानकारी मिले। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। आप एक फैक्टर सोचो जिसने एक बहुत बड़ा डिफरेंस ला दिया है। जो भी इवोल्यूशन हुआ है, यानी उत्पत्ति हुई है मानवता की, उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस लाया है। ऐसा कोई एक फैक्टर के बारे में सोचो। ये शायद इंसान की खुद की कैपेसिटी है कि वो स्टोर कर सकता है, आदान प्रदान कर सकता है नॉलेज का, जो वो अपनी बातों के थ्रू करता है या गानों के थ्रू या जो बड़े बड़े लेक्चर्स देता है। लेकिन हम इंसान हैं, हमने बहुत जल्दी ये जान लिया कि हमें जो है एक अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत चाहिए, एक अच्छी स्किल की ज़रूरत है, ताकि हम चीज़ों को सही तरीके से कर सकें। हम ये भी जानते हैं कि जो लेबर स्किल होती है किसी भी पढ़े लिखे इंसान की, वो कहीं ज़्यादा होती है एक बिना पढ़े लिखे इंसान से। और इसी वजह से जो पढ़ा लिखा इंसान है वो ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाता है बजाय बिना पढ़े लिखे से, और उसका जो इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रति योगदान होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो जो शिक्षा है वो इसीलिए जरूरी नहीं है कि वो हमें ज्यादा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाती है हमारी, बल्कि इसलिए कि और भी उससे ज्यादा फायदे होते हैं। एक अच्छी सोशल स्टैंडिंग मिलती है, आप अपने आप पे गर्व महसूस करते हैं, आप ज्यादा बेहतर चॉइसेस कर पाते हैं जिंदगी में, एक नॉलेज मिलती है ताकि आप ये समझ सके कि क्या क्या बदलाव हो रहे हैं समाज के अंदर, नए नए इनोवेशंस जो होते हैं उनको क्या कहते हैं बढ़ाती है। साथ ही साथ जो एजुकेटेड लेबर है उसकी एबिलिटी के या अवेलेबिलिटी के कारण जो हम नई तकनीक है उसको अपनाने में और आसानी होती है। इकोनॉमिक्स ने जोर दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको बढ़ाया जाए नेशन के अंदर, क्योंकि उससे जो है जो हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको एक तरह से गति मिलती है, स्पीड मिलती है। अब है कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। जैसे कि एक कंट्री जो है वो फिजिकल रिसोर्सेज जैसे कि लैंड है उनको फिजिकल कैपिटल जैसे कि फैक्ट्रीज हैं उसमें जो है कन्वर्ट कर सकती है, उसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे कि स्टूडेंट्स हैं उनको ह्यूमन कैपिटल जैसे इंजीनियर्स या डॉक्टर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। सोसाइटी को जो है बहुत ज्यादा ह्यूमन कैपिटल की जरूरत होती है सबसे पहले, यानी कि ऐसे कॉम्पिटेंट लोग जो अपने आप में पढ़े लिखे हों, ट्रेंड हो प्रोफेसर्स के तौर पे या किसी और प्रोफेशनल के तौर पे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल वो और अच्छा ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन कैपिटल को जो है ह्यूमन रिसोर्सेज से प्रोड्यूस किया जा सके। अब इसको ह्यूमन कैपिटल का एक्चुअल मतलब क्या होता है इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले आपके सामने कुछ सवाल रखे गए हैं। ह्यूमन कैपिटल का सोर्स क्या है? क्या कोई रिश्ता है ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्री के जो है उसके बीच में? जो ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन है क्या वो जो है मैन के ओवरऑल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है, या जिसे हम कहते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट से? गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इंडिया के अंदर? सबसे पहले सोर्सेज क्या हैं ह्यूमन कैपिटल के? अगर हम शिक्षा पर इन्वेस्ट करते हैं तो ये सबसे बड़ा और मुख्य सोर्स माना जाता है ह्यूमन कैपिटल। बहुत सारे और सोर्सेज भी हैं इन्वेस्टमेंट, जैसे हेल्थ में, जॉब ट्रेनिंग पे, माइग्रेशन में या इंफॉर्मेशन पे, ये सब भी जो है और सोर्सेज हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों की शिक्षा के ऊपर क्यों पैसा खर्च करते हैं? अगर शिक्षा पर पैसा खर्च किया जाता है तो वो बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि हम कैपिटल गुड्स पर कंपनीज के द्वारा खर्च किया जाता है, इस एम से कि उनका जो भविष्य में मुनाफा है वो ज्यादा होगा एक समय सीमा के अंदर। इसी तरह से इंडिविजुअल्स जो हैं वो एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं इस ऑब्जेक्टिव से कि उसमें भविष्य में जाकर उनकी जो इनकम है वो बढ़ जाएगी। एजुकेशन के जैसे हेल्थ को भी बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट माना जाता है नेशन के डेवलपमेंट के लिए,
और ये उतना ही जरूरी है जितना एक इंडिविजुअल का खुद का डेवलपमेंट। कौन ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकता है, एक बीमार आदमी या एक ऐसा इंसान जिसकी अच्छी सेहत है? एक बीमार लेबर जो है, जिसकी मेडिकल फैसिलिटीज तक पहुंच नहीं है, अब वो क्या करेगा? काम पे आ नहीं पाएगा क्योंकि भाई वो तबीयत ठीक नहीं है। तो नतीजा क्या होगा? जो प्रोडक्टिविटी हो रही है उसकी कमी होगी। इसलिए हेल्थ पे भी खर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। जैसे प्रिवेंटिव मेडिसिन जैसे होती हैं कि वैक्सीनेशन हो गया, या वो मेडिसिन जिनको हम क्यूरेटिव मेडिसिन कहते हैं जो इलनेस के दौरान दी जाती हैं, या सोशल मेडिसिन कि आप लिटरेसी हेल्थ के बारे में जो है फैला रहे हैं, या ऐसे प्रावधान कि आपको साफ पीने का पानी मिले, एक सफाई अच्छी हो, सैनिटेशन अच्छी हो, ये सब भी एक तरह के हेल्थ एक्सपेंडिचर्स। तो हेल्थ एक्सपेंडिचर डायरेक्टली जो है सप्लाई जो हेल्दी लेबर फोर्स है उसकी बढ़ाता है, और इसीलिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक सोर्स माना गया है। फर्म्स जो स्पेंड कर रही हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग अपने वर्कर्स के लिए, उसमें दो तरह के फॉर्म्स हो सकते हैं। एक वो जब वर्कर्स जो हैं वो ट्रेन करे जाएं फर्म के अंदर खुद से, जो स्किल्ड वर्कर होते हैं उनके सुपरविजन में, और दूसरा है कि वर्कर्स को जो है कैंपस से बाहर भेजा जाए ट्रेनिंग के लिए। इन दोनों ही केसेस में जो फर्म है वो कुछ खर्चा उठाए। फर्म्स को क्या होगा फिर? वो वर्कर्स से चाहेगी कि वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए उनके पास काम करे, यानी कि जो उनको ट्रेनिंग दिलवाई गई है, चाहे जॉब ऑन जॉब ट्रेनिंग हो, जिसके क्या कहते हैं उनको ट्रेनिंग दी गई है, सो दैट क्या होगा, वो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ पाएगी और उसका फायदा फर्म को होगा ट्रेनिंग के कारण। जो खर्चा किया गया है ऑन द जॉब ट्रेनिंग का वो सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, क्योंकि उसका जो रिटर्न होगा वो क्या होगा, वो एक ऐसा एक्सपेंडिचर होगा जो लेबर प्रोडक्टिविटी को काफी बढ़ाएगा। जितनी उसकी कॉस्ट आई है उससे कहीं ज्यादा। लोग जो है माइग्रेट करते हैं जॉब्स की खातिर, ताकि उनको हायर सैलरीज मिल सके, बजाय जहां वो काम कर रहे हैं उनकी जो नेटिव प्लेस है वहां से उनको ज्यादा हायर सैलरी मिले, इसके लिए वो लोग जो है माइग्रेट कर जाते हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है इंडिया के अंदर उसका। जो टेक्निकली तौर पे क्वालिफाइड लोग होते हैं जैसे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो दूसरी कंट्रीज में माइग्रेट कर जाते हैं क्योंकि वहां उनको सैलरी ज्यादा मिलती है जो कि उनको अपनी कंट्री में उतनी नहीं मिल पाती। तो ये जो माइग्रेशन है दोनों ही केसेस में, इसमें क्या होता है, लागत आती है ट्रांसपोर्ट की, हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है माइग्रेटेड प्लेसेस पे, या फिजिक कॉस्ट जो है लिविंग की, एक आप बिल्कुल ही अलग ही सोशल कल्चरल ग्रुप सेटअप में जाकर रह रहे हैं। तो अपनी जो अर्निंग्स है उनको बढ़ाने के लिए एक नई जगह पे आपको खर्चा उठाना पड़ता है माइग्रेशन का। इसीलिए एक्सपेंडिचर जो माइग्रेशन पे होता है वो भी एक तरह का सोर्स माना गया है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं। कौन ज्यादा योगदान देता है नेशनल इनकम को, वो वर्कर जो फैक्ट्री में काम कर रहा है या एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल? हम ये जानते हैं कि जो लेबर स्किल होती है किसी भी पढ़े लिखे इंसान की, वो कहीं ज्यादा होती है बिना पढ़े लिखे इंसान से, और इसी वजह से जो पढ़ा लिखा इंसान है वो ज्यादा इनकम जनरेट करता है बिना पढ़े लिखे के मुकाबले। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब हुआ कि जो सही मायने में नेशनल इनकम है कंट्री की उसमें बढ़ोतरी होना। तो क्या होगा, जो कंट्रीब्यूशन है एजुकेटेड पर्सन का इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो ज्यादा है इलिटरेट पर्सन से। अगर एक हेल्दी पर्सन जो है बिना किसी अनइंटरप्टेड लेबर सप्लाई को प्रोवाइड कर सकता है लंबे समय के पीरियड के लिए, तो हेल्थ भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना गया है इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो एजुकेशन और हेल्थ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, जॉब मार्केट इंफॉर्मेशन है, माइग्रेशन है, ये सब इंडिविजुअल की इनकम को बढ़ाने की जो कैपेसिटी है उसमें मदद करते हैं। जो इनहांस यानी बढ़ी हुई प्रोडक्टिविटी होती है ह्यूमन बींग्स की या ह्यूमन कैपिटल की, वो किसको लिए योगदान देती है? अपने खुद के लिए भी नहीं, क्योंकि एक तो लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, बल्कि नए नए इनोवेशंस को भी वो क्रिएट करती है, साथ ही साथ एबिलिटी क्रिएट करती है कि हम नई तकनीकों को अपना सकें। एजुकेशन से हमें नॉलेज मिलती है ताकि हम जो समाज में बदलाव हो रहे हैं उनको समझ पाएं, क्या वैज्ञानिक तौर पे एडवांसमेंट्स हो रहे हैं उनको समझ पाएं। तो उससे क्या होता है, इन्वेंशन है, इनोवेशन है, इन सब में एक तरह से सहूलियत होती है। इसी तरह से पढ़े लिखा जो लेबर फोर्स है उसकी एबिलिटी जो है वो मदद करती है नई टेक्नोलॉजीज को अपनाने में।
जो कॉन्सेप्ट है फिजिकल कैपिटल का वो इसी पर आधारित है कि ह्यूमन कैपिटल जो है उनको कॉन्सेप्चुलाइज किया जा सके। बहुत सारी सिमिलैरिटीज है दोनों फॉर्म्स में कैपिटल की, कुछ जो डिसिमिलैरिटीज हैं वो भी देखने को मिलती हैं। अब हमारा जो बॉक्स 5.1 दिया है उसमें देखते हैं कि क्या बताया गया है। बॉक्स 5.1 में दिया हुआ है फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल के बारे में। दोनों ही फॉर्म्स जो कैपिटल फॉर्मेशन की हैं वो एक तरह से आउटकम मानी जा सकती हैं जो हम सोच समझकर इन्वेस्टमेंट में डिसीजंस लेते हैं उनका। जो डिसीजंस इन्वेस्टमेंट से संबंधित होते हैं फिजिकल कैपिटल में वो एक की नॉलेज के आधार पे लिए जाते हैं कि उसको कितनी जानकारी है उससे रिलेटेड। जो ऑनरप्रेन्योर है उसकी अपनी एक नॉलेज होती है कि वो ये जान सकता है कि कितना उसको रिटर्न मिलेगा अगर वो इस हद तक इन्वेस्टमेंट करता है, और फिर सोच समझ के वो डिसाइड करता है कि किसमें उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। ओनरशिप जो होती है फिजिकल कैपिटल की वो एक तरह से सोचा समझा डिसीजन जो ओनर के द्वारा लिया जाता है उसका नतीजा होती है। तो फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन मेनली हम कह सकते हैं एक इकोनॉमिक और टेक्निकल प्रोसेस है। एक सब्सटेंशियल हिस्सा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का तब लेता है इंसान की जिंदगी में जब वो ये डिसाइड नहीं कर पाता कि उसकी अर्निंग्स जो हैं वो कैसे बढ़ेंगी। बच्चे जो हैं उनको अलग अलग तरह की स्कूल एजुकेशन दी जाती है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज दी जाती है उनके पेरेंट्स या सोसाइटी के द्वारा। जो उनके सहपाठी होते हैं या उनके जो एजुकेटर्स होते हैं या जो समाज का एक प्रभाव होता है वो उनके डिसीजंस को प्रभावित करता है कि ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ तक कि टर्शरी लेवल पर भी, वो कॉलेज लेवल पर जो होते हैं तब भी। इसके बाद जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है इस स्टेज पर वो पूरी तरह से निर्भर करता है जो पहले से बनी हुई ह्यूमन कैपिटल है स्कूल लेवल पर। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पार्टली हम कह सकते हैं एक सोशल प्रोसेस है और पार्टली एक सोचा समझा डिसीजन है पोजेसर का जो ह्यूमन कैपिटल के लिए होता है। आप भी जानते हैं कि जो ओनर है फिजिकल कैपिटल का, पर जैसे एग्जांपल के तौर पे एक बस है, उसको जरूरी नहीं है कि वो उस जगह पे ही खड़ी मिले जहां पर उसका इस्तेमाल होता है। एक बस ड्राइवर जो है जिसके पास ये जानकारी है, एबिलिटी है कि वो बस को ड्राइव कर सकता है, वो जो है प्रेजेंट होना चाहिए जब भी बस का इस्तेमाल हो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, चाहे इंसानों के लिए हो चाहे मटेरियल के लिए। फिजिकल कैपिटल टेंजिबल होती है और आसानी से मार्केट में सोल्ड करी जा सकती है किसी भी कमोडिटी के जैसे। ह्यूमन कैपिटल इंटेंजिबल होती है क्योंकि ये जो है हमारे इंसान की बॉडी के अंदर होती है, उसके दिमाग में होती है। ह्यूमन कैपिटल को मार्केट में बेचा नहीं जा सकता, खाली सर्विसेज जो है ह्यूमन कैपिटल की वो बेची जा सकती है। इसलिए जो ओनर है ह्यूमन कैपिटल का उसको उसकी जो जरूरत है वो ये है कि जहां पर भी प्रोडक्शन की जगह है वहां पर वो प्रेजेंट हो। फिजिकल कैपिटल को उसके ओनर से अलग किया जा सकता है, ह्यूमन कैपिटल को उसके ओनर से अलग नहीं कर सकते। ये जो दोनों फॉर्म्स हैं कैपिटल की ये डिफरेंट हैं। अगर मोबिलिटी की बात करें स्पेस में, फिजिकल कैपिटल पूरी तरह से मोबाइल है कंट्रीज के बीच में, कुछ आर्टिफिशियल ट्रेड रिस्ट्रिक्शन को छोड़ दें। अगर ह्यूमन कैपिटल पूरी तरह से मोबाइल नहीं है कंट्रीज के बीच में, क्योंकि जो मूवमेंट है वो किससे रिस्ट्रिक्टेड है, नेशनैलिटी और कल्चर के कारण। इसीलिए फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो बनाई जा सकती है इंपोर्ट्स के थ्रू, जबकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है पूरी तरह से सोच समझ के वाली जो पॉलिसी फॉर्मुलेशंस होते हैं उनसे करी जा सकती है, सहमति वाली से। साथ ही साथ नेचर कैसा है सोसाइटी का, इकोनॉमी एक्सपेंडिचर जो है स्टेट के द्वारा कितना किया जा रहा है या इंडिविजुअल्स के द्वारा, उस पर निर्भर कर। दोनों ही जो फॉर्म्स है कैपिटल की ये समय के साथ डेप्रिशिएट करती है और ये जो नेचर है डेप्रिसिएशन का ये दोनों का अलग अलग है। लगातार अगर आप मशीन का इस्तेमाल करेंगे तो मशीन जो है वो डेप्रिशिएट करेगी, मतलब उसकी जो लेवल है उसमें कमी आएगी, स्टेटस में उसका जो एक नई मशीनरी होती है पुरानी मशीनरी होती है उसमें फर्क होता है, और जो नई तकनीक आ जाती है उससे जो मशीन है वो बिल्कुल ही बेकार हो जाती है। यहीं पर अगर ह्यूमन कैपिटल को देखें तो डेप्रिसिएशन होता है एज के साथ, पर इसको कम किया जा सकता है काफी हद तक, क्योंकि लगातार इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है एजुकेशन में, हेल्थ में। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये मदद देता है ह्यूमन कैपिटल को कि जो टेक्नोलॉजी में बदलाव हो रहा है उससे वो कोप अप कर पाए, जहां फिजिकल कैपिटल में हम ये चीज नहीं कर पाते। जो फायदे हैं ह्यूमन कैपिटल से वो डिफरेंट होते हैं फिजिकल कैपिटल के मुकाबले। ह्यूमन कैपिटल के जो फायदे हैं उससे जो है ओनर को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को जनरल तौर पे फायदा होता है। इसे कहते हैं एक्सटर्नल बेनिफिट। एक पढ़ा लिखा इंसान
सही तरीके से हिस्सा ले सकता है किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में और अपना योगदान दे सकता है जो भी सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है नेशन की उसके अंदर। एक स्वस्थ इंसान जो है पर्सनल तौर पे हाइजीन और सैनिटेशन को मेंटेन कर सकता है, कंटेजियस डिजीज जो होती हैं या एपिडेमिक्स जो होते हैं उनको रोकने फैलने से रोक सकता है। ह्यूमन कैपिटल दोनों ही प्राइवेट और सोशल बेनिफिट्स को क्रिएट करता है, जबकि फिजिकल कैपिटल सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट क्रिएट करता है। तो मतलब क्या हुआ कि जो बेनिफिट है कैपिटल गुड फ्लो से, जो उसका प्राइस पे करते हैं प्रोडक्ट के लिए और सर्विसेज को जो उनके द्वारा प्रोड्यूस करी जाती है। एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस ये प्रूव करने के लिए कि जो इंक्रीज है ह्यूमन कैपिटल में वो इकोनॉमिक ग्रोथ का कारण होती है, ये कंप्लीट नहीं है या क्लियर नहीं। ये इस वजह से क्योंकि इसमें मेजरमेंट प्रॉब्लम्स है। एग्जाम्पल के लिए जो एजुकेशन मेजर करी जाती है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग के टर्म्स में या टीचर प्यूपिल रेशियो के में या एनरोलमेंट रेट में, ये नहीं रिफ्लेक्ट करती कि क्वालिटी कैसी है एजुकेशन। हेल्थ सर्विसेज मेजर करी जाती हैं मॉनेटरी टर्म्स में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, मोर्टेलिटी रेट्स में, पर वो ये नहीं बताती कि जो सही मायने में हेल्थ स्टेटस लोगों का कंट्री के अंदर क्या है। तो अगर हम जो ऊपर इंडिकेटर्स मेंशन किए गए हैं उनको अगर इस्तेमाल करें तो एक एनालिसिस कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट के बारे में एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर्स के अंदर। जो ग्रोथ है रियल पर कैपिटा इनकम में, चाहे वो डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज में हो, वो ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं एक तरह से केंद्रीय जो क्या कहते हैं हम कह सकते हैं सेंट्रिटी है मेजर्स में अगर देखा जाए ह्यूमन कैपिटल के, वो दिखाती है, पर कहीं भी कन्वर्जन का साइन पर कैपिटा रियल इनकम में नहीं मिलता है। दूसरे शब्दों में ये कहें तो जो ह्यूमन कैपिटल की ग्रोथ है डेवलपिंग कंट्रीज में वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ग्रोथ जो पर कैपिटा रियल इनकम की है वो उतनी ज्यादा नहीं है। बहुत सारे रीजंस हैं इस बात को बिलीव करने के लिए कि जो कैजुअलिटी है ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ की वो अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करती है। जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी ज्यादा हाई लेवल का ह्यूमन कैपिटल बन पाएगा, या फिर बिल्कुल उल्टा होगा, यानी कि अगर हायर लेवल है ह्यूमन कैपिटल का तो इनकम की जो है ग्रोथ हो सकती है। जो इम्पोर्टेंस है ह्यूमन कैपिटल की इकोनॉमिक ग्रोथ में, इंडिया ने इस चीज को बहुत पहले से ही पहचान लिया था। 7th 5-year प्लान बताता है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है, जिसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसको एक की रोल असाइन किया जाए किसी भी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी में, खास तौर से एक ऐसी कंट्री में जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ट्रेन और एजुकेटेड जो है वो पॉपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो जो है एक अपने आप में एसेट बन जाएगी, वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएगी और साथ ही साथ जो सोशल चेंज है जिस डिजायर्ड डायरेक्शन में हम चाहते हैं उसको भी प्रॉपर तरीके से इंश्योर कर पाएगी। जो ग्रोथ है ह्यूमन कैपिटल की, यानी हम एजुकेशन और हेल्थ की बात कर रहे हैं, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके बीच का जो रिलेशन है, उसके कॉज और इफेक्ट को एस्टैब्लिश करना या उसके रिलेशन को एस्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल है। जैसा कि हम देख सकते हैं टेबल 5.1 में कि ये जो सेक्टर्स हैं इनमें साइमल्टेनियसली बढ़त हो रही है। हर एक सेक्टर में जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं जो बाकी दो सेक्टर्स हैं उनकी ग्रोथ को रेनफोर्स कर रही है, एक तरह से उनके लिए नींव का काम कर रही है। 2 इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर रिसेंट टाइम्स में, जिन्होंने ये बताया कि इंडिया जो है ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है क्योंकि उसकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। ड्यूट्स बैंक जो कि एक जर्मन बैंक है, उसने अपनी रिपोर्ट में ग्लोबल ग्रोथ सेंटर्स जो कि पब्लिश हुई थी 1 7 2005 में, उसने ये बताया कि इंडिया जो है सबसे एक तरह से कहना चाहिए ना, 4 जो मेजर ग्रोथ सेंटर्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, उसमें एक सबसे बड़ा तौर पे उभर कर आएगा 2020 तक। उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है वो ये बताती है कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन का आज की इकोनॉमी में। अगर हम ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो जीडीपी है उसमें बढ़त होगी और उसको अचीव करना बहुत आसान होगा। इंडिया को रेफर करते हुए वो ये कहते हैं कि 2005 से 2020 तक हम एक 40% राइज देख सकते हैं जो एजुकेशन का एवरेज ईयर है इंडिया के अंदर उसमें, जो अभी सिर्फ 7 ईयर्स है। वर्ल्ड बैंक अपनी रिसेंट रिपोर्ट में कहता है कि इंडिया और जो नॉलेज इकोनॉमी है जिसमें उसने स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज की बात करी है, वो ये कहते हैं कि इंडिया जो है एक ट्रांजिशन करेगा द नॉलेज इकोनॉमी में, और अगर वो जो है इसको यूज करता है अपनी नॉलेज को जैसा कि आयरलैंड कर रहा है, तो पर कैपिटा इनकम जो इंडिया की है
वो इंक्रीज कर जाएगी। जो यूएस $1000 है 2002 में, वो यूएस $3000 हो जाएगी 2020 तक। साथ ही साथ वो ये भी स्टेट करता है कि इंडियन इकोनॉमी में सारे की इंग्रेडिएंट्स हैं इस ट्रांजिशन को करने के, जैसे कि एक स्किल्ड वर्कर्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, अच्छी फंक्शनिंग करती हुई डेमोक्रेसी है, डाइवर्सिफाइड साइंस और टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये जो दोनों रिपोर्ट्स है ये पॉइंट आउट करती हैं इस फैक्ट को कि अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है इंडिया के अंदर, वो उसकी इकोनॉमी को जो है एक हायर ग्रोथ के पाथ पर ले जाएगा। अब यहाँ बॉक्स 5.2 में दिया गया है इंडिया एज अ नॉलेज इकोनॉमी। जो इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो अपना काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड दिखा रही है पिछले 10 साल है उसमें। ऑन्टरप्रेन्योर्स हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, पॉलिटिशियंस हो, आप उन सब के जो हैं इंडिया के बारे में जो व्यूज़ हैं कि कैसे वो अपने आप को बदल सकता है एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सहायता से। बहुत सारे ऐसे हमें इंस्टेंसेस मिलते हैं विलेजर्स के जो ईमेल का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो कि एक तरह के इसी बदलाव का नतीजा है। ई गवर्नेंस जो है प्रोजेक्ट करी जा रही है कि ये एक तरह से भविष्य का हमारा रास्ता है। जो वैल्यू है आईटी की वो डिपेंड करती है पूरी तरह से जो इकोनॉमिक लेवल है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल है हमारा आज का, उसके ऊपर आईटी जो है वो एग्जिस्टिंग जो हमारे एसेट्स हैं या जो प्रोसेसेस हैं उनको ज़्यादा इफेक्टिव बना सकती है, एफिशिएंट बना सकती है, और एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके लिए डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट। ये करते हैं अगले वीडियो।